Is it visible properly? Yes, sir. The third part of this chapter and the last part of this chapter is conductance. Conductance, we can have two types of conductors. First is metallic conductor, second one is electrolytic conductor. And the basic difference between them, first point, due to movement of free electron we can have metallic conductors. Metals में जो conductance होगा, it is because of movement of free electrons. Electrolytic conductance में जो conductance होगा, that is because of movement of ions. So, एक में electrons हैं, second में ions हैं. तो यहाँ metallic conductor में there is no net transfer of matter from one place to another place. यहाँ पर कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर. मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ आयंस. जबकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होगा, मैटर मूव करेगा. सो देयर विल बी नेट मूवमेंट इन केस ऑफ metallic conductor, electrolytic conductor. So no transfer of matter, we have transfer of matter here. Third point, no change in chemical properties. तो मेटेलिक कंडक्टर को यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, कुछ भी फिजिकल केमिकल चेंजेस तुम्हें ऑब्जर्व नहीं होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसी पॉइंट पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. बट यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज होंगे. There will be changes in chemical properties of solution. Last point, on increasing temperature, metallic conductance decreases while electrolytic conductance increases. क्या तुम्हें ये पता है मेटेलिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ? याद है 0 केल्विन पे सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं सब मेटल्स. क्यों कम होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टेंस? रैंडमनेस बढ़ जाती, वाइब्रेशन बढ़ जाता है. वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उन्हें रेजिस्टेंस मिलता है. और यही हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की. यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा. मेटलाइटिक कंडक्टेंस, सॉरी मेटेलिक कंडक्टेंस अब हमने यहाँ पे देखा, इससे ज्यादा हम यहाँ पे नहीं देखेंगे. फिजिक्स में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, पढ़ने वाले होंगे जितना भी डिटेल में. यहाँ पे हमें मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देखना है. नाउ द नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. हमारे पास एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट है. So there are 3 factors, 3 interaction. First solute-solute interaction, second solute-solvent interaction, third solvent-solvent interaction. ये 3 factors हैं जो basically electrolytic conductance को affect करेंगे. जितने ज्यादा interactions उतना कम movement ions का solution में, उतना कम conductance. So greater the movement, greater the conductance. Greater the interaction, lesser the movement. जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना कम मूवमेंट, क्योंकि वो इंटरेक्शन अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से तो मूव नहीं कर पाएंगे. सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, लेस कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. सेकंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन भी कहा जाता है. जितना ज्यादा सॉल्वेशन, जितना ज्यादा हाइड्रेशन, उतना ज्यादा इंटरेक्शन और उतना कम मूवमेंट. लास्ट solvent solvent interaction, this is also called viscosity. It is denoted by viscosity. जितना ज्यादा solvent solvent interaction है मतलब उतना viscous हमारे पास solvent है. More the viscosity, more the solvent solvent interaction. So lesser the solvent solvent interaction, more is the conductance. तीनों ही interaction कम होने चाहिए ज्यादा conductance के लिए. When we increase the temperature, all 3 factors decreases, so electrolytic conductance increases. जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तीनों ही फैक्टर क्या होंगे? कम होंगे, सारे अट्रैक्शन कम होंगे और कंडक्टेंस ज्यादा होगा. Now, these 3 factors, solute solute, solute solvent, solvent solvent interaction also depends on nature of electrolyte as well as concentration. Weak electrolyte है, strong electrolyte है, कितने आयंस मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा एक तो ये, और सेकंड डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे. और कंसंट्रेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम इजीली चेंज करते हैं. एक बार हमें सॉल्यूशन दे दिया गया तो जो भी है उसका नेचर फिक्स हो जाएगा, बट वी कैन चेंज द कंसंट्रेशन.
क्लियर? तो इस फैक्टर को हमें मेनली देखना है डिटेल में। चलो ये पेज कॉपी कर लो। 28 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए, क्या कर रहे हैं बच्चे बाकी के? अथर, यस सर। मुझे बताएगा कौन कौन से बच्चे एब्सेंट हैं? कॉपी करना है तुम्हें जल्दी से। आज एमआर वाले इतने कम बच्चे क्यों हैं? अपूर्वा, गार्गी, क्यों कम बच्चे हैं आज? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 बच्चे, बाकी के कहाँ हैं? पता नहीं सर। एनी आइडिया एमआर बैच क्यों कम बच्चे ज्वाइन किए हैं आज?
हो गया क्या कॉपी? सर लास्ट वर्ड क्या लिखा है? कंसंट्रेशन सबसे नीचे ना, हाँ सर। कंसंट्रेशन। चलो मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ना। ओके रेजिस्टेंस, हम electrolytic conductance में again we need to define some basic term, resistance, conductance, resistivity, conductivity, Ohm's law, all these are applicable for electrolytic conductance also, जो तुमने metallic conductance के लिए देखा है। It is the hindrance provided by a solution to flow electric current। देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, क्लियर, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, ये कुछ इलेक्ट्रोड से इनके बीच में सॉल्यूशन है, वी आर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन दिस, कुछ इनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं हम, या अब जब इनके बीच में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, सो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड, जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा डेफिनेटली उतना ज्यादा आयंस को मूव करना पड़ेगा और उतना ज्यादा उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड, दैट इज L, एंड ग्रेटर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितने ज्यादा एरिया मिलेगा उतने ज्यादा आयंस फ्लो होंगे, उतना ज्यादा मूवमेंट होगा आयंस का, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, उतना कम रेजिस्टेंस। So resistance is inversely proportional to area and directly proportional to distance between the electrode. Yeah. Resistance of an electrolytic solution is directly proportional to distance between electrodes, जितना ज्यादा distance move करना पड़ेगा उतना ज्यादा resistance होगा upon area of cross section।
क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मैं जिस डायरेक्शन में मूव करूं तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ रहा है, कितने हमें एरिया मिलेगा उतने ज्यादा आयंस एक साथ मूव कर पाएंगे। या सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी रो क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. थर्टी वन स्टूडेंट थे थोड़ी देर पहले, अभी 37 है, मतलब 6 बच्चे 8 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भार्गव, लक्षिका, विधि, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुम लोगों ने? मैसेज का वेट कर रहे थे क्या? रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिफाइन कुछ इसमें भी किया जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस when it is 1 unit, let's say 1 centimeter, area is 1 centimeter square. जब दोनों 1 unit होते हैं, then whatever the resistance will be the resistivity. L by A is also called cell constant. For a given voltaic cell, generally we do not change their electrode positions. तो ये फिक्स हो जाते हैं इलेक्ट्रोड, इनका एरिया, इनका डिस्टेंस बीच में, तो इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट। क्लियर? इसका यूनिट होता है L by distance upon distance square, area is square, so unit will be either per centimeter or per meter. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बोलो? Ohm. रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? ओम, 1 अपॉन सेंटीमीटर, ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर। V equal to IR. Ohm's law is also applicable for electrolytic conductance. ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा।
कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G कैसे डिफाइन होता है कंडक्टेंस? एनीवन? Inverse of resistance. It is inverse of resistance, or it is the ease of the flow of electron, flow of ions, flow of electric current in the solution. कितना easiness उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ये रेजिस्टेंस था वो जस्ट ईज हो जाएगा. It is inverse of resistance G equal to 1 by R. 1 by rho A by L. 1 by rho can also be written as kappa. Conductivity or specific conductance. Kappa is called conductivity or specific conductance. आई होप ये सारे यूनिट्स और कन्वर्जन तुम काफी यूज टू होंगे फिजिक्स में. जस्ट एक रिवीजन हो रहा है, हमें यहाँ पे सब कुछ यूज करना है. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन यू टेक लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट लेना है दोनों को. एरिया 1 मीटर
स्क्वायर लेंथ 1 मीटर, इसका मतलब वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। सो 1 यूनिट वॉल्यूम जब हम लेंगे G इक्वल टू कैपा, मतलब कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 ml मतलब 1 यूनिट। सो हमने यहाँ पे 1 ml लिया है और 1 यूनिट वॉल्यूम, इफ यू आर टेकिंग 1 लीटर 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह कुछ और आ जाएगा। लीटर लोगे तो यहाँ डेसीमीटर आ जाएगा, मीटर क्यूब लोगे तो यहाँ मीटर आ जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हमें लेंथ और एरिया का भी यूनिट चेंज करना है। यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे, यूनिट कन्वर्जन का हमें ध्यान रखना है। Kappa is the conducting power of all the ions present in 1 ml of the solution. G का यूनिट ओम इनवर्स 1 by रेजिस्टेंस था, जिसे MHO भी लिखा जाता है। Here it is also denoted by S. ये यूनिट्स पढ़े हैं तुमने सारे G और K के फिजिक्स में या नहीं पढ़े? नहीं। ठीक है, तो शायद अब आगे आएगा कहीं। ओम्स लॉ हो गया है फिजिक्स में या नहीं हुआ है? हो गया सर। हो गया सर। कंडक्टिविटी नहीं है ओम्स लॉ में? नहीं, वो सर, अभी सेमीकंडक्टर आगे अभी बाकी है। अच्छा, जी का यूनिट एस से डिनोट किया जाएगा, केपा एस पर सेंटीमीटर। जनरली हम ये यूनिट यूज करते हैं, बट ऐसा यूनिट ये है, तो इसलिए कन्वर्जन में लिख दिया है। चले हम आगे। ज्यादा ऑटो फोकस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? ये आ रहा है? नो सर। देखो, पता है रेजिस्टेंस को मैं एक सॉल्यूशन में ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता हूं कि R1 plus R2 plus R3, बट यस कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दे आर एडिटिव इन नेचर। हमारे पास एक सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया, उसमें NaCl plus AgNO3। लेट्स से आई एम हैविंग 4 ions Ag plus Cl minus AgNO3 K plus whatever the number of ions. If we calculate individual conductivity or conductance of all the ions and we add them together, तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है। क्लियर? हम इंडिविजुअल ऐसा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So conductance, conductivity, they are additive in nature. Note more appropriate for dilute solution.
ये बाद में तुम्हें समझ में आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों है। Next term, molar conductance. Molar conductance and molar conductivity both are same. Confuse मत होना. Conductance conductivity अलग होते हैं, but molar conductance, molar conductivity they are same. Denoted by lambda m. It is the conducting power of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte. Molar, it is the conducting power of 1 mole in a given solution. Note there is no restriction on volume. There is restriction on number of moles of electrolyte, but there is no restriction on the volume. Volume of the solution can be anything. इसमें restriction ये था 1 ml 1 यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस. Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir.
So यस सर नंबर ऑफ मोल्स तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? इसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के। ठीक है देन तो सर वो वॉल्यूम डिपेंड मतलब वॉल्यूम का कोई फैक्टर नहीं आएगा? मैं क्वेश्चन तो नहीं समझा, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो फिर पूछना। चलो पहले मुझे बताने दो फिर कॉपी कर लेना बचा हुआ। लेमडा एम कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर लेंगे इनटू दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हमें चाहिए टोटल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिंग पावर। सो 1 ml का कंडक्टिंग पावर इनटू दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो टोटल वॉल्यूम का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस आ गया। क्लियर? Lambda m kappa into V, kappa by definition conducting power of 1 ml of the solution. So 1 ml solution का conducting power into volume, कौन सा volume which contain 1 mole of electrolyte। तो ये वो volume है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने लिख दिया V और इसको लिख दिया kappa। क्लियर? अब हम V के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच in V ml of the solution, 1 mole electrolyte in V ml। so ऊपर 1 लिया, नीचे V ml लिया, मोलारिटी होता है लीटर में, so ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये वो V था जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? so V के लिए सॉल्व किया 1000 by m आ गया, 1000 ऊपर m को डिवाइड कर दिया। so V को रिप्लेस कर दो kappa into 1000 by मोलारिटी। अब हम यदि यहाँ पे यूनिट्स देखेंगे तो फिक्स्ड यूनिट है इस फॉर्मूले में, kappa का यूनिट is per सेंटीमीटर। क्लियर? सेंटीमीटर लिया है हमने, ml मिलीलीटर सेंटीमीटर उस यूनिट में हम डील करते हैं। यदि हम V की m की बात करेंगे तो m मोल पर लीटर में लिया था हमने, मोल्स पर लीटर, तो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। क्लियर? और यहां पर कोई मुझे बताएगा लैम्डा m का क्या यूनिट होगा? चलो मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये यूनिट कहां से आ गया। s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा m। इस फॉर्मूले में सभी के यूनिट फिक्स हैं, यदि यूनिट्स कुछ और दे रखे हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, क्योंकि इस वे में डिफाइन को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। क्या इनके यूनिट से तुम लैम्डा m का ये वाला यूनिट डिराइव कर सकते हो? देखो लैम्डा m के यूनिट कैसे डिराइव किए गए हैं। केपा, केपा का यूनिट एस पर सेंटीमीटर अपॉन मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर। यहाँ पे 1000 का भी यूनिट है, 1000 इज नॉट अ यूनिट लेस। हम जब इसको ml में कन्वर्ट करते हैं ना तो इसका यूनिट है 1000 ml पर लीटर, 1000 ml पर लीटर इसका भी यूनिट है। तो ऊपर जो 1000 आया है इसका यूनिट होगा ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। तो ये लीटर कैंसल, क्लियर? 1 ऑफ द सेंटीमीटर कैंसल, बचा स्क्वायर, s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट आएगा लैम्डा m का। इज दैट ओके? ऐसा यूनिट लैम्डा m का होगा 1 s मीटर स्क्वायर पर मोल। So 1 meter square means 10 to the power 4 सेंटीमीटर। ये इसका कन्वर्जन है, हमें इस फॉर्मूले में कंपलसरी यही यूनिट यूज करना है, ध्यान रखना। यूनिट्स में काफी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर यूनिट्स वगैरह इजीली तुम समझोगे तो काफी इजी सा पोर्शन है फिर कंडक्टेंस।
इजीएस्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हालांकि इसको दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट बजाय मैं इस फॉर्मूले 2-2 3-3 यूनिट में याद रखूंगा, मुझे यूनिट कन्वर्जन पता है, जिस भी यूनिट में दे रखा होगा इस यूनिट में कन्वर्ट करके मैं कैलकुलेशन करूंगा और उसके बाद कन्वर्ट करके आंसर रिपोर्ट कर दूंगा। तो बजाय ज्यादा फॉर्मूले याद रखने के, कंफ्यूज होने के, मैं एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे हम और उसका यूनिट कन्वर्ट कर देंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये वर्ड इक्विवेलेंट लिखा है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एन और लैम्डा ई। क्या लगता है इस डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? One equivalent. It is the conducting power of all the ions furnished by 1 gram equivalent और 1 equivalent of an electrolyte, सिर्फ मोल की जगह अब इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 ग्राम equivalent of an electrolyte. लेमडा एम का फॉर्मूला था केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। यहाँ पे मोलारिटी रिप्लेस हो जाएगा नॉर्मलिटी से, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो जब तुम नॉर्मलिटी को मोलारिटी अपॉन एन, यहाँ पे एन फैक्टर लिखोगे, तो केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, एन फैक्टर एक एक्स्ट्रा, लैम्डा एम will be lambda m upon n factor. मोलारिटी और नॉर्मलिटी में जो n फैक्टर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है मोलारिटी में, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वो डिवाइड होता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का। क्या इतना क्लियर है? Is that okay? चेतना, हर्ष, लक्षिका, नयन, निशांत? Sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हो गया इतना कॉपी? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इस पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस है जो इवन एनसीईआरटी के ही हैं, वो मैं शेयर करता हूं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज इट इज लिए गए, मतलब एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स जो पीछे होते हैं क्वेश्चन वो हैं।
चलो फर्स्ट का आंसर आया क्या? 124 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है आंसर उसका। यूनिट्स का ध्यान रखना है, वही यूनिट्स में यूज करना है जो हमने फॉर्मूले में डिराइव किए हैं। एस पर सेंटीमीटर एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कितने बच्चों का आ गया फर्स्ट का आंसर? हैंड रेस करो। किसी का भी नहीं आया है क्या? Am I audible or not? Yes, sir. ऑडिबल सर। चलो फिर मैं बताता हूं नहीं आया है तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देख लो, एक क्वेश्चन फिर सेकंड थर्ड ट्राई करना। ये जस्ट एनसीईआरटी से लिए गए, तुम्हें थोड़ा सा बताने के लिए कि इस पे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, नो डाउट। एकदम इजी क्वेश्चंस तो बनते ही नहीं है यहां से। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl इज 100 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 100 ओम। If R of the same cell when filled with 0.02 molar KCl, पहले हमने 0.1 मोलर KCl लिया था, उसके लिए दे रखा था। अब हम ले रहे हैं 0.2 मोलर, 0.02 मोलर। तब रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 520 ओम। दो वैल्यू दे रखे हैं। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl। इसका हमें केपा और लैम्डा एम निकालना है। और केपा दे रखा है 0.1 मोलर का 1.29। इसका केपा दे रखा है 1.29 एस पर मीटर। पहले तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2। चलो इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और दो चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या पूछा है, ये सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया ताकि हमें थॉट क्लैरिटी हो कि करना क्या है। हम क्वेश्चन को 2 3 4 बार ना पढ़ने की जरूरत पड़े, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी है, जो पूछा गया है, उसको सबको रिप्रेजेंट कर दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 by केपा दैट इज रो, रो L by A। इसको मैं ले लेता हूं R1, केपा 1, सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा। सेकंड R2 1 अपॉन केपा 2 L by, दोनों का रेशो ले लो। दो वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस की, दो वैल्यू केपा की, एक वैल्यू केपा की दे रखी है, दूसरा निकालना है। सेल कांस्टेंट विल बी सेम। व्हेन यू टेक द रेशो दिस विल कैंसल आउट। R1 by R2 is K2 by K1, इनवर्स रिलेटेड टू केपा। चलो केपा 2 कितना आ जाएगा? R1 by R2 into केपा 1। So R1 100 ohm, R2 520 ohm, केपा 1 1.29। इतना कुछ आ गया हमारे पास केपा 2। क्लियर? और यूनिट एस पर मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। अब आते हैं हम लैम्डा एम पर। लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला है केपा 100 अपॉन 520 इंटू 1.29। मुझे सेंटीमीटर में ही लेना होगा इस फॉर्मूले में। सो 10 टू द पावर -2 कर दिया हमने। ये आ गया केपा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी इसकी है 0.02। क्लियर? सो सेकंड केस में जो मोलारिटी है वो 0.02 लैम्डा एम कैलकुलेशन के लिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। 100 और 10 टू द पावर -2 ये कैंसिल हो गया है। बचा क्या ऊपर 1.29 10 टू द पावर 3। सो 1.29 10 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में 520 इंटू 0.02। तो इसको हम ले लेते हैं 5.2 इंटू 2 10.4। इतना कुछ आ गया।
इसको जब मैं 1.29 को 10.4 से डिवाइड करूंगा या 12.9 ले लेते हैं तो ये आएगा बेसिकली 1.24 10 टू द पावर कर लेते हैं 12 1.1290 डिवाइडेड बाय 10.4 तो ये आ रहा है 124 मतलब इतना ही जितना बोर्ड पे लिखा है यूनिट एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बट जनरली हमें वैल्यू मीटर में दे रखी होगी तो आंसर भी मीटर में निकालना होगा अब इसको तुम मीटर में निकालने जाओगे सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर सो 10 टू द पावर -4 का एक फैक्टर आ जाएगा इज दैट ओके फर्स्ट क्वेश्चन 124 आ रहा है एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर करो अभी इस क्वेश्चन में क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यस नो यस Yes, sir. जल्दी से सेकंड और थर्ड भी ट्राई करो
ओके, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? सेकंड थर्ड में कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? बोलो जल्दी। Sir, question number Sir, third. Third, the resistance of 0.01 normal solution of an electrolyte is this. With a cell constant this, calculate conductivity and equivalent conductivity. कैपा निकालना है थर्ड में। कैपा इक्वल टू, मैं रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपा तो आई क्या होगा, फिर कुछ सोचना ही नहीं है। कैपा resistance is 1 by kappa, cell constant L by A, kappa is 1 by R into cell constant. Resistivity को लिखा 1 by conductivity, clear? Resistance हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 210 ओम, सेल कांस्टेंट दे रखा है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो आ गया सेंटीमीटर एस पर सेंटीमीटर में। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर। कैपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। कैपा 1 by 210 0.88 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.01। आंसर कैलकुलेशन है इसके बाद, और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। पर मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा सर। इज दैट ओके? यस सर। सेकंड क्वेश्चन तो नहीं बताना है, वो भी बताना है। चलो चले हम आगे फिर। अब वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। एक ही बात है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन कम होगा। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? ध्यान रखना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अलग अलग है, बट मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी सेम ही है, वो अलग नहीं है, उनमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपा की, कंडक्टिविटी की। ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, by definition there are two factors which can mainly affect the conductivity if we talk about the with respect to concentration. With respect to concentration, first, number of ions, which is the dominating factor. Number of ions are decreasing, definitely the conducting power decreases. Second factor, force of attraction. जितना ज्यादा concentration होगा उतना ज्यादा आयंस एक दूसरे के क्लोज होंगे और उतना ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कम मोबिलिटी होगी, कम कंडक्टेंस। सो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट उसमें एक सेकंड फैक्टर आ जाता है, आयंस क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, कंडक्टिविटी कम होगा, बट डोमिनेटिंग फैक्टर इज ऑलवेज नंबर ऑफ आयंस। क्लियर? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस per unit volume decreases, hence conductivity decreases. By definition, it is the conducting power of 1 ml of the solution. और 1 ml में ही आयंस कम हो गए तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी कम हो जाएगी।
और कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट रिलेशन ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग डाइल्यूशन number of ions per unit volume increases, hence kappa increases. क्या इतना हमें समझ में आता है kappa को लेकर? Is that okay? बोलो यार, आज कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सो रहे हो, क्या कर रहे हो? Yes, sir. साइमा इतना समझ में आ रहा है? अजिंक्य, Yes, अमोक? sir. Yes, sir. अब आते हैं हम मोलार कंडक्टिविटी पर। देखो, बाय डेफिनेशन मोलार कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ वो क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाता है कि हमारे पास कितने आयंस है, वो तो 1 मोल के ही आयंस होंगे। क्लियर? अब तुम यदि डाइल्यूट करोगे, क्लियर, ऑन डाइल्यूशन the distance between ions increases and they can move more freely. So यहाँ पे first factor fix कर दिया गया है। Second factor, distance between ions, if you are increasing that distance, their interaction decreases, mobility increases, conducting power increases. So यहाँ पे just opposite trend हो जाएगा जो हमने यहाँ देखा था। Clear? On increasing dilution, distance between ions increases, their force of attraction decreases, hence lambda m increases. Note number of ions electrolyte is one fixed constant, तो वो तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं हम। क्लियर? और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करोगे, और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन force of attraction increases, hence lambda m decreases. So conductivity or molar conductivity, they have opposite trend with respect to dilution or concentration. एक 2-5 मिनट्स थोड़ा सा वेट करना, एक जस्ट ग्राफ बनाने हैं। We don't have any mathematical relation for kappa with respect to dilution, but yes, lambda m के लिए हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, वो हमें देखना है। Is it visible properly? Yes, sir. So molar conductivity versus concentration relation. सबसे पहले हम आते हैं किस पर? We can have two kind of electrolyte, strong and weak. So for strong we have this relation, d by Huckel on scissor equations.
for strong electrolyte, lambda m is lambda m infinity minus some constant, ये पूरा ब्रैकेट में जो है कांस्टेंट है, a lambda m infinity plus b under root of c. So if you take lambda m along y axis, concentration under root of concentration along x axis, we will get straight line with negative slope. Y intercept will be lambda m infinity. अब क्वेश्चन आता है lambda m infinity क्या है? Infinity means limiting, infinite dilution, वो डाइल्यूशन जहां पर आयंस के बीच में सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गए होंगे. Clear? So molar conductivity at infinite dilution, it is a maximum molar conductance, limiting molar conductance. एक आयन का, एक मोल आयन का इससे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं हो सकता है. जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जीरो ही कर दिए, इतना ज्यादा डिस्टेंस कर दिया कि कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा है, उसे कहा जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्लियर? यहाँ पर ये जो A फैक्टर है डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, B फैक्टर डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. यदि तुम C को जीरो कर दोगे, C is tending to zero means इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा. कंसंट्रेशन इज टेंडिंग टू जीरो, बहुत कम कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है. सो लैम्डा m इज टेंडिंग टू लैम्डा m इंफिनिटी बाय डेफिनेशन. क्या पहला ग्राफ समझ में आ रहा है? Yes, sir. सार्थक, इज दैट ओके? केशवी, नयन, Yes, sir. Yes, sir. मानसी, राशि, सृष्टि. Yes, sir. Yes, sir. Next, for weak electrolyte, we don't have any mathematical relation. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा कर्व में आ जाएगा बस. So, इसके लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है. दोनों में ही, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कंडक्टिविटी कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी कम होगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. वो एक्स एक्सिस पे तुम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, दोनों में मोलर कंडक्टेंस कम हो रहा है. बट वी डू नॉट हैव एनी मैथमेटिकल रिलेशन फॉर वीक. स्ट्रॉन्ग के लिए है हमारे पास. ध्यान रखना है, कॉपी कर लो. चलो, ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंडिंग पर है. मुश्किल से अब मुझे 1 घंटा लगेगा जितना भी कंटेंट बचा हुआ है. सो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Sir, sir, A और B कांस्टेंट है ना? A और B कांस्टेंट है. लैम्डा m इंफिनिटी भी कांस्टेंट है. ये पूरा जो ब्रैकेट में एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सिर्फ वो कांस्टेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं वो बताया गया है. यस, दे आर कांस्टेंट बट दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. अपने KCl के लिए अपना A और B अलग अलग होगा, KCl का अपना अलग, NaCl का अलग, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का वो अलग अलग हो सकता है.
बट एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो कांस्टेंट है। ठीक है यहां तक? कर दें सेशन एंड? यस सर। Yes, sir. एक मिनट। होमवर्क एमआर बेच सिर्फ एक कोलोरोसिस फ्लो नहीं हुआ है। तुम कंडक्टेंस को छोड़कर एमआर बेच तुम्हें पता लग जाएगा कंडक्टेंस के कौन से क्वेश्चंस है, उन्हें छोड़कर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 इतना अटेम्प्ट कर लेना, काफी कुछ तो पहले भी हो गया है। क्लियर? और इंजीनियरिंग बैच का मैं बता देता हूं क्या रहेगा। इलेक्ट्रो का बुकलेट, सेक्शन H अप टू सेक्शन H, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और नेक्स्ट लेक्चर में शायद हमें टाइम भी काफी कुछ मिल जाएगा, हम होमवर्क भी डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर? और फिर नेक्स्ट लेक्चर का डेफिनेटली काफी ज्यादा होमवर्क रहेगा क्योंकि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।